गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। आपका सिलेबस हाफिली कंप्लीट हो चुका है। अब चलेगा आपका यूनिट 3। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा सिलेबस ऑफ यूनिट 3। फिर इसके नीचे आप हाशिया खींच लीजिएगा, साइड में हाशिया खींचेंगे। एंड इसमें यूनिट 3 में कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? सबक नंबर 1 मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, ध्यान से आप है ना नुक्ते ध्यान से लगाएंगे, सोचे जहाँ पे भी है। सबक नंबर 9 है रात। ये आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं यूनिट 3 में। अब आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, सबक निकाल लीजिएगा। सबक नंबर 8 मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब आप देखो कि इसमें ये शोशा बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये शायर भी थे। ठीक है, तो ये मुसन्निफ और शायर, मुसन्निफ भी थे, शायर भी थे। मुसन्निफ किसे कहता है? जो सबक लिखता है, सबक लिखने वालों को। और जो शायर होता है जो गजल लिखता है, नज़म लिखता है, शायरी करता है, उसे शायर बोलते हैं। तो सबक नंबर 8 मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर देख लीजिए 30 पर। तो इसमें मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में जिक्र किया गया। प्यारे तालिब इल्मों, हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में जिन लोगों ने बहुत जद्दोजहद की। तो इसमें क्या है कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में जो हमारा हिंदुस्तान है उसे पहले क्या था? हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में था। तो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में जिन लोगों ने मेहनत की है, तो उनमें किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली भी शुमार किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मतलब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिस्सा लिया है। उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे और उनके बड़े भाई शौकत अली भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई कौन थे? शौकत अली थे। आज़ादी वतन की तारीख में उन्हें अली ब्रादरान के नाम से याद किया जाता है। अब तो आज़ादी वतन की तारीख में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उसकी तारीख में तो उन्हें किस नाम से याद किया जाता है? अली ब्रादरान के नाम से याद किया जाता है। मोहम्मद अली अपने वालिदैन के सबसे छोटे बेटे थे। तो वो अपने वालिदैन के कौन से बेटे थे? सबसे छोटे बेटे थे। वो अभी 2 बरस ही के थे कि उनके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। 2 साल की उम्र में ही इनके वालिद गुजर जाते हैं। घर का सारा बोझ किस पर आ जाता है? बेवा माँ के कंधों पर आ पड़ता है। अब जब है ना उनके 2 भाई थे, है ना, अब सारा बोझ उनकी माँ पर आ जाता है। तो उनकी वालिदा दीनदार, नेक दिल और बाहौसला खातून थी। तो उनकी वालिदा जो है वो नेक दिल की थी और हौसलामंद थी, मतलब उनके अंदर हौसला भी था। उनके दिल में वतन की मोहब्बत और कौम की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। जो उनके दिल में, उनकी खातून जो थी, उनके दिल में क्या था? वतन की मोहब्बत थी और कौम की खिदमत का जज्बा जो था कूट कूट कर भरा था। जब वक्त पड़ा तो वो बुर्का पहनकर मैदान में निकल आई। समाज को उन्होंने रस्म और रिवाज की बुराइयों से खबरदार किया। उन्होंने क्या करा था? समाज को उन्हें रस्म और रिवाज की बुराइयों से क्या करा था? उन्हें खबरदार कर दिया था और अंग्रेजों की गुलामी से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए ललकारा। वो बी अम्मा के नाम से मशहूर हैं। तो उनकी वालिदा बी अम्मा के नाम से मशहूर हैं। बी अम्मा जैसी माँ की तरबियत और सरपरस्ती के नतीजे में मोहम्मद अली जौहर मुल्क व कौम के सच्चे और बहादुर रहनुमा हुए। ठीक है, अब मोहम्मद अली बचपन ही से बहुत ज़हीन और मेहनती थे। मोहम्मद अली जौहर मतलब जहन में भी अच्छे थे और वे मेहनत भी करते थे। उन्होंने उर्दू और फारसी के साथ मजहबी तालीम अपनी वालिदा से घर पर ही हासिल करी। अब उन्होंने कौन सी तालीम हासिल कर दी? उर्दू और फारसी के अलावा उन्होंने अपनी वालिदैन से क्या हासिल करी थी? मजहबी तालीम यानी दीनी तालीम हासिल करी थी। इसके बाद वो MA कॉलेज अलीगढ़ में दाखिल हो गए थे। कॉलेज में वो अलीगढ़ में दाखिल हो गए थे। जैसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे क्या कहा जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खेलों, जलसों और शायरों में हिस्सा लिया। अब देखो, जब जो मजलिस होती है वहाँ पर शेर व शायरी भी होती है। जलसों में, खेलों में हिस्सा लिया था और एक शायर व मुकर्रर की हैसियत से नाम पैदा किया। तो वे मशहूर शायर हो गए। उनका तखल्लुस क्या था? जौहर था। वो अपने नाम क्या लिखा करते थे? तखल्लुस क्या करते थे? जौहर। इसलिए उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से याद किया जाता है।
علی گڑھ کالج سے BA کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلستان گئے. اب علی گڑھ کالج سے BA کر لیا انہوں نے, تو پھر وہ اونچی تعلیم, اعلیٰ تعلیم یعنی اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ باہر چلے گئے تھے, باہر دیش میں یعنی انگلستان چلے گئے تھے. وہاں پہلے تو انہوں نے کیا کرا تھا, سول سروس کے امتحان کی تیاری شروع کی, لیکن کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ کر آکسفورڈ یونیورسٹی سے تاریخ میں انگریزی کی ڈگری حاصل کی. انہیں تقریر تحریر و یکساں عبور تھا. انگریزی اور اردو میں انہیں وہ مہارت حاصل تھی کہ انگریز بھی ان کی زبان وانی پر رشک کرتے تھے. مطلب انہیں وہ انگریزی اردو میں وہ اتنے مہارت تھے, مطلب اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے کہ انگریز بھی ہے نا ان پر رشک کرتے تھے. وطن واپس آ کر ریاست رامپور میں وہ تعلیم کے محکمے میں افسر بنا دیے گئے. اب جب وہ وطن سے واپس آ گئے تو وہ رامپور میں کیا کر گئے, تعلیم کے محکمے میں افسر بنا دیے گئے. لیکن کچھ دنوں کے بعد مولانا نے یہ نوکری چھوڑ دی جو ریاست بڑودہ چلے گئے. وہاں ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے. ملازمت میں ان کا دل نہیں لگتا تھا, ملازمت میں نوکری میں ان کا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ ان کے دل میں آزادی کی لگن اور وطن کی محبت بھری ہوئی تھی. وہ ہے نا نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ سیاست میں حصہ لینا چاہتے تھے. وطن کی محبت ان کے دل میں تھی اور آزادی کی لگن. ملازمت کے دوران انہوں نے اخباروں کے لیے مضامین لکھے. اب دیکھو اخباروں میں بہت سے مضامین آتے ہیں, بہت سی خبریں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اخباروں کے لیے مضامین بھی لکھے یعنی مضمون لکھے جن سے آزادی کا جوش اور وطن کی محبت ظاہر ہوتی تھی. تو ان کے مضامین سے کیا ہوتا تھا, آزادی کا جوش اور وطن کی محبت ظاہر ہوتی تھی. جب سرکاری ملازم کی حیثیت سے لکھنے پر پابندی لگائی گئی تو ملازمت سے استعفیٰ دے کر وہ کلکتہ چلے گئے. اب جب استعفیٰ دے کر کلکتہ چلے گئے, جب سرکاری ملازمین کی حیثیت سے لکھنے پر پابندی لگا دی, جب سرکاری وہ کام کر رہے تھے تو اس پر پابندی جو لگا دی گئی تو ملازمت سے انہوں نے نوکری سے استعفیٰ دے کر وہ کلکتہ استعفیٰ دے کر وہ کلکتہ چلے گئے. کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کلکتہ. یہاں انہوں نے ایک ہفتہ وار انگریزی اخبار کا تو اس میں مولانا دہلی آ گئے اور کامریڈ کو دہلی سے نکالنا شروع کیا. اب آ جائیے یہاں پر, دہلی سے انہوں نے ایک روزنامہ اردو ہمدم کے نام سے نکالا. تو دہلی سے انہوں نے کیا نکالا تھا, ایک روزنامہ اور ہمدم کے نام سے نکالا. ان کا جو اخبار تھا یہ بھی بہت پسند کیا جاتا تھا. ان اخباروں کے ذریعے انہوں نے اہل وطن پر انگریزی حکومت کے ظلم و ستم کی پول کھول کر رکھ دی تھی. اب انہوں نے کیا کرا تھا, جو اخبار یہ نکال رہے تھے اس کے ذریعے انہوں نے کیا کرا تھا, انگریزی کی جو حکومت تھی وہ ظلم و ستم ان کا کھول کر رکھ دیا تھا. ہندوستان کو انگریزی سے چھٹکارا پانے کے لیے بیدار کیا. قومی و سماجی مسائل دنیا کے سامنے پیش کیے. انگریزوں سے یہ برداشت نہ ہوا. مولانا محمد علی جوہر کو گرفتار کر لیا گیا. اب ہے نا انگریز جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے تو انہیں کیا کر لیا جاتا ہے, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. 5 سال کی نظر بندی کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو پھر ملک کو آزاد کرنے کی تحریک میں شامل ہو گئے. تو وہ 5 سال بعد رہا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ملک کو آزاد کرانے کی تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں, ملک کو آزاد کرانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں. آزادی کی یہ تحریک ترک موالات کے نام سے مشہور ہوئی. تو اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے لیے تحریک خلافت بھی چلائی گئی. دوسرے قومی رہنماؤں کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر نے بھی ان تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مطلب بہت سارے رہنما تھے, تو ان کے علاوہ بھی مولانا محمد علی جوہر نے بھی ان تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اسی دوران آپ نے ڈاکٹر مختار انصاری اور حکیم اجمل خان جیسے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک قومی تعلیمی اور ادارہ قائم کیا. ادارہ ہوتا ہے کالج کو بولتے ہیں, تو ادارہ قائم کیا جو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے مشہور ہے. تو انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا نام کیا تھا, جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے.
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुल्क को आजाद कराने के लिए बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। तो इसमें क्या, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब मुल्क को आजाद कराया तो उन्होंने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तानी लीडरों के साथ आजादी पर बातचीत करने के लिए इंग्लिस्तान में गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। मौलाना भी इसमें शरीक हुए। उस वक्त उन्होंने तकरीरों में अंग्रेजों से कहा, मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आजादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। तो इन्होंने तकरीरों में कहा था कि अंग्रेजों से कि मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर वो मुल्क जो है हमारा मुल्क गुलाम रहा तो मैं वहां पर वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आजादी नहीं दी गई तो मुझे भी यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। ये अल्फाज मौलाना के दिल से निकले थे। वह जब बात दिल से निकलती है, दिल से ही निकले थे उनके, और दिल से निकली हुई हर बात में बड़ा असर होता है। अब देखो, जब बात दिल से निकलती है तो उसमें उस बात में बहुत बड़ा असर होता है। तो ये कौल अल्लामा इकबाल है, दिल से जो बात निकली है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये मौलाना अल्लामा इकबाल का ये कौल जो है, ये बात सही साबित होती है कि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। ठीक है, मौलाना की ये आरजू पूरी हो गई तो गोल मेज कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद लंदन ही में 52 बरस की उम्र में 1931 को इंतकाल हो गया। अब इनका इंतकाल मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कब होता है? 1931 को इनका इंतकाल हो जाता है। प्यारे तलबा, मोहम्मद अली जौहर जैसे मुहब्बे वतन और मुजाहिद आज़ादी पर हम सबको फख्र करना चाहिए। तो इसमें क्या है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में बताया गया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कैसे थे, मतलब उनका भाई था, उनकी वालिदा कैसी थी, मतलब नरम दिल थी सब। ठीक है, तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुल्क को आज़ाद कराने में कितनी जद्दोजहद की है, इसके बारे में जिक्र किया गया है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मुल्क को आज़ाद कराया, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम भी इसमें शामिल है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसकी आपको क्या करनी है, नकल करनी है। ठीक है, नकल की हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, नकल डेट मेंशन कर लीजिएगा। अब आ जाइए, आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये मैंने आपको सिलेबस लिखवा दिया है, इसके आप मुश्किल अल्फाज कर लेंगे। सबक नंबर 8 मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डाल लेंगे आप। मेहनत, खेल, मैदान, बात, वक्त, जबान, घर, भाई, ये आपके मुश्किल अल्फाज हैं। ये आपको करने हैं नोटबुक में। जो नोटबुक का काम नोटबुक में करेंगे, बुक का काम बुक में करेंगे। तो आपको ये चैप्टर रीड करना है एंड इसकी नकल करनी है। और जो मैंने मुश्किल अल्फाज कराए हैं ये करना है। डेट मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप नकल करेंगे, उसके बाद मुश्किल अल्फाज करेंगे। फिर आप अगर किसी से कोई परेशानी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।